राम राम दोस्तों, राधे कृष्णा दोस्तों। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल से फ्री में सीख सकते हैं। अगर कुछ भी मन में प्रश्न उठता हो तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा आपके प्रश्न का जवाब दे दिया जाएगा। जब भी आप कमेंट करें तो हिंदी भाषा में ही करें। इंग्लिश आदि अन्य भाषाओं में किए गए कमेंट का कोई भी जवाब नहीं दिया जाएगा। यह जो मैं ज्योतिष सिखा रहा हूँ, यह विधा मैं खुद यूज करता हूँ। वैसे तो यह विधा बहुत बड़ी है, लेकिन मुझे यह जितनी भी आती है मैं आपको उतनी ही सिखाऊंगा। पक्षी के शरीर और पंखों में जितनी ताकत होती है वह उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता है। ठीक वैसे ही मेरी बुद्धि और मेरे रिसर्च ने मुझे जितना भी सिखाया है वो सब ज्ञान मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी माना जाता है। शुक्र ग्रह मीन राशि वाले भाव में उच्च का माना जाता है। शुक्र ग्रह कन्या राशि वाले भाव में नीच का माना जाता है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और धनु राशि शुक्र ग्रह की शत्रु राशियां होती है। मिथुन, मकर और कुंभ राशियां शुक्र ग्रह की मित्र राशियां होती है। शुक्र ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। मेष राशि में भरणी नक्षत्र, सिंह राशि में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र इन राशि वाले भावों में 13 डिग्री 20 मिनट के बाद शुरू होते हैं और 26 डिग्री 40 मिनट तक होते हैं। अर्थात मेष, सिंह और धनु राशि वाले भावों का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां चरण शुक्र ग्रह के नक्षत्रों का होता है। शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक या धनु राशि में बैठा हो तो समझ जाए शुक्र ग्रह उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है और सारा जीवन अशुभ फल ही प्रदान करेगा और उस भाव को कमजोर कर देगा या खुद कमजोर हो जाएगा। अगर शुक्र ग्रह मेष, सिंह या धनु राशि वाले भाव में अपने ही नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा में बैठा हो तो उस भाव के अशुभ फल नहीं प्रदान करेगा, अपितु उस भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और सारा जीवन उस भाव के शुभ फल प्रदान करेगा और साथ में उस भाव को भी पावरफुल कर देगा। शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ या मीन राशि वाले भाव में बैठा हो तो समझ जाए शुक्र ग्रह उस भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा है और उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करेगा और साथ में उस भाव को पावरफुल भी कर देगा। शुक्र ग्रह की सप्तम दृष्टि शुक्र ग्रह के बराबर ही पावरफुल होती है। शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और शुक्र ग्रह की दृष्टि मेष, कर्क, सिंह, कन्या, वृश्चिक या धनु राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो समझ जाए वह दृष्टि उस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रही है और सारा जीवन अशुभ फल ही प्रदान करेगी और साथ में उस भाव को कमजोर कर देगी। अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि अपने ही नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा पर पड़ रही है तो वह दृष्टि उस भाव के शुभ फल प्रदान करेगी और सारा जीवन उस भाव के शुभ फल प्रदान करेगी और साथ में उस भाव को भी पावरफुल कर देगी। शुक्र ग्रह किसी भी भाव में बैठा हो और शुक्र ग्रह की दृष्टि वृषभ, मिथुन, तुला, मकर, कुंभ या मीन राशि वाले भाव पर पड़ रही हो तो वह दृष्टि उस भाव के सारा जीवन शुभ फल प्रदान करती है और उस भाव को पावरफुल कर देती है। सभी ग्रहों का यह नियम होता है। अगर हम किसी भी ग्रह का रतन या उपरतन पहन ले या किसी भी तरीके से ग्रह को पावरफुल कर ले तो ग्रह अपने फल प्रदान करने की मात्रा को बढ़ा देता है। अर्थात जब हम ग्रह को पावरफुल करते हैं तो वह ग्रह जिस भाव के शुभ फल प्रदान कर रहा होता है उस भाव के शुभ ज्यादा मात्रा में प्रदान करने लग जाता है और जिस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा होता है उस भाव के अशुभ फल भी ज्यादा मात्रा में प्रदान करने लग जाता है। संसार में आज तक ऐसा कोई भी रत्न या रुद्राक्ष नहीं बना है और ना ही बनेगा जो ग्रह के स्वभाव को चेंज कर दे। अर्थात जिस भाव के ग्रह अशुभ फल प्रदान करता हो
उस भाव के शुभ फल प्रदान करने लग जाए। अगर आपको कोई ये कहता है आपका ये ग्रह इस भाव के अशुभ फल प्रदान कर रहा है, आप ये रत्न या ये रुद्राक्ष पहन ले, आपको ये ग्रह उस भाव के शुभ फल प्रदान करने लग जाएगा, तो आप समझ जाए वह मनुष्य आपको मूर्ख बना रहा है और आप मूर्ख बन रहे हैं। अगर ऐसे रतन होते तो उसे क्या आवश्यकता थी आप सबको ज्योतिष सिखाने की। वह खुद वे रतन पहनकर अपने सभी ग्रहों को अपने अनुकूल कर लेता और संसार का खुद तानाशाह बनकर राज नहीं कर रहा होता। अगर कोई ये दावा ठोकता हो कि ये रतन या रुद्राक्ष पहनने से ग्रह अशुभ फल प्रदान करना बंद कर देता है तो उससे मुझे भी मिलाए। अगर उसके रत्न या रुद्राक्ष ग्रह के नेचर को बदलने की हिम्मत रखते हैं तो मैं भी उससे रतन या रुद्राक्ष खरीदना चाहता हूँ। शुक्र ग्रह को शांत करने का मंत्र होता है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र के हम जितने अधिक मात्रा में जाप करते जाते हैं, शुक्र ग्रह उतना ही अधिक कमजोर होता जाता है और हमारे जीवन में शुक्र ग्रह के कारक तत्वों की कमी होने लग जाती है। शुक्र ग्रह की कारक वस्तुओं का दान करने से और शुक्र ग्रह की कारक वस्तुओं का जल प्रवाह करने से शुक्र ग्रह कमजोर हो जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा करने से, लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से, घर में लक्ष्मी की मूर्ति लगाने से और लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ने से हमारी लगन कुंडली का शुक्र ग्रह पावरफुल होता है। सफेद देशी गाय को हरा चारा या कुछ भी खाद्य पदार्थ खिलाने से शुक्र ग्रह पावरफुल होता है। सफेद देशी गाय को घर पर पालने से पूरे परिवार की लगन कुंडली का शुक्र ग्रह सदा पावरफुल बना रहता है। शुक्र ग्रह के बहुत ज्यादा कमजोर होने पर जीवन में आर्थिक तंगी सताती रहती है। जो मनुष्य सदा अमीर बने रहना चाहते हैं उन्हें अपनी लगन कुंडली का शुक्र ग्रह सदा पावरफुल बनाए रखना चाहिए। शुक्र ग्रह के पावरफुल होने पर जीवन में भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पुरुष की लगन कुंडली में शुक्र ग्रह पत्नी का कारक होता है, अर्थात पुरुष को पत्नी शुक्र ग्रह के पावरफुल होने पर ही प्राप्त होती है। कमजोर शुक्र ग्रह वाले पुरुषों को औरतें पसंद नहीं करती है। शुक्र ग्रह का रत्न सफेद हीरा होता है। जो मनुष्य हीरा नहीं खरीद सकते हैं वे ओपल रत्न पहनकर हीरे वाले लाभ ले सकते हैं। ओपल कई प्रकार के होते हैं। कुछ ओपल कम प्रभाव उत्पन्न करते हैं, कुछ ओपल ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कम प्रभाव उत्पन्न करने वाला ओपल 100 रुपये के आसपास बाजार में मिल जाते हैं, जिन्हें चाइनीज और कृत्रिम ओपल कहते हैं। वे भी पूरा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। एक के स्थान पर 2-3 ओपल एक साथ पहन ले तो हीरे के बराबर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। मैं हमेशा सस्ता चाइनीज ओपल ही पहनता हूँ। कार्य तो हीरे ने और ओपल ने दोनों ने सेम ही करना होता है। शुक्र ग्रह को पावरफुल करने का फिर क्या आवश्यकता है ज्यादा धन खर्च करके हीरा खरीदने की। जिस मनुष्य को ओपल नहीं सूट करता है उसे हीरा भी कभी भी सूट नहीं करेगा। बड़ा रत्न खरीदने से पहले छोटे उप रत्न खरीदकर कई दिन पहनकर देख लिया करो। अगर उप रत्न सुटेबल हो तो बड़ा रत्न भी सुटेबल होता है। अगर उप रत्न नहीं सुटेबल तो बड़ा रत्न भी सूट नहीं करेगा। यह बात हमेशा ध्यान में रखे। हीरा या ओपल आपकी गरीबी नहीं दूर करेगा। गरीबी दूर करनी है तो लगन कुंडली का दूसरा और 12वां भाव और साथ में शुक्र ग्रह पावरफुल हो तब गरीबी दूर होती है। रत्न केवल ग्रह को पावरफुल करते हैं, इससे अलग कुछ नहीं करते हैं। रत्नों की डिमांड ज्यादा है इसलिए रत्नों के रेट महंगे हैं और कुछ फरोड़ ज्योतिषियों ने अपने पास से रत्नों के झूठे चमत्कार बताकर रत्नों के रेट बढ़वा दिए हैं। पुराने समय में रत्न मिलने बहुत ही कठिन होते थे इसलिए उनके रेट भी ज्यादा थे। लेकिन वर्तमान समय में चाइना जैसे देश खुद रत्न बनाकर कम दाम में बेच रहे हैं और वे रत्न असली रत्नों से भी ज्यादा और बहुत बढ़िया कार्य करते हैं और कम दाम में मिलते हैं। उनके वैज्ञानिक लैब में यह चेक करते हैं कौन से रत्न में क्या क्या यूज हुआ है जिससे प्रकृति ने उसे बनाया है। सेम वही सब
कुछ उसी अनुपात में मिलाकर वे रत्न तैयार कर देते हैं। इसलिए महंगे रत्नों के पीछे मत दौड़ो। रत्न एक पत्थर होता है। रत्न कोई भी चमत्कार नहीं करता है। जो भी चमत्कार करना होता है वह हमारी लगन कुंडली के ग्रह ही करते हैं। ज्योतिष में इतना ज्यादा फरोड परोसा जा रहा है जिन्हें बाहर निकालते निकालते बहुत समय लग जाएगा। पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ों वाले कार्य मत करो। किसी की भी कही सुनी बातों पर यूं ही यकीन मत किया करो। दूसरों द्वारा कही हुई बातों को पहले जांचा परखा करो। अगर आपके सामने उनकी या मेरी कही बात 100% सही उतरे तो ही आप उसे सत्य मानकर यूज किया करो। शुक्र ग्रह के किसी भी नक्षत्र को पावरफुल करने से शुक्र ग्रह पावरफुल हो जाता है। आंवला खाने से भी शुक्र ग्रह पावरफुल होता है। आंवले का पेड़ लगाने से भी शुक्र ग्रह पावरफुल होता है। जब हम रोगी हो जाते हैं उस समय हमारे शरीर में इतनी भी हिम्मत कई बार नहीं हो पाती है कि हम नक्षत्रों और ग्रहों के मंत्रों का जाप करके ही रोग खत्म कर ले। उस समय हम रोग में बहुत ज्यादा करहा रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ग्रहों के उप रतन पहन कर चेक कर लेना चाहिए किस रतन के पहनने से रोग खत्म हो रहा है। जिस रतन के पहनने से आपको लगे रोग खत्म हो रहा है उस रतन को आप पहने रखें। वह रतन आपका रोग खत्म कर देगा। जब हमें रोग के अंदर कोई रत्न सुटेबल होता है वह रत्न पहनने के 15 मिनट के अंदर ही रोग को कम करने लग जाता है और हमें हमारे रोग में आराम महसूस होने लग जाता है। अगर रतन या उप रतन पहनने के 15 मिनट बाद भी रोग में कोई लाभ नहीं हो या रोग ना बढ़े और ना ही घटे तो उस रत्न को निकाल दे। अगर रतन या उप रत्न पहनने के बाद रोग बढ़ने लगे, दर्द ज्यादा होने लगे तो उस रतन को निकाल दे और रत्न निकालने के बाद उस रत्न के स्वामी ग्रह को मन ही मन लेटे हुए अवस्था में ही शांत करने के मंत्र द्वारा शांत कर ले। आप खुद देखेंगे शांत मंत्र के जाप से आपका रोग ठीक हो जाएगा। अगर रतन पहनने के बाद रोग में पहले की अपेक्षा काफी राहत है तो आप रतन पहने रहे। अगर रतन पहनने के 1 घंटा बाद भी रोग के केवल कुछ हिस्सों में लाभ मिला है, अन्य शरीर के अंगों में रोग यों का त्यों बना हुआ है तो आपका रोग एक ग्रह का नहीं है, कई ग्रह आपके रोग में इन्वॉल्व है। इसलिए उसी रतन के साथ साथ आप अन्य रत्नों को भी एक एक करके एक साथ पहनकर चेक कर ले। जो रोग कई बार दवाई खाने से भी ठीक नहीं होते हैं वे रोग रत्न पहनने से ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे शरीर की बार बार हड्डियां टूटती हो या आंखों में कमजोरी रहती हो तो सूर्य का रत्न या उप रत्न पहना करे। खून की कमी रहती हो तो मूंगा रतन या मंगल ग्रह का उप रतन पहना करे। अगर ठंड बहुत ज्यादा लगती हो या सर्दी वाले रोग सदा लगे रहते हो तो मोती पहना करो। शरीर में एलर्जी रहती हो तो बुध या शुक्र के रतन या उप रतन पहन लिया करो। भूख कम लगती हो तो गुरु या शनि का रतन पहनकर देख लिया करो। हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है वह किसी एक या एक से अधिक ग्रह और नक्षत्रों के कमजोर होने के कारण ही होता है। मैं यह ज्योतिष सिखा रहा हूँ, यह कोई फरोड नहीं है। इसके सीधे नियम है जिन्हें सीखकर कोई भी अपनी या दूसरों की लगन कुंडली पर अप्लाई करके लाभ ले सकता है। मैं तो यह चाहता हूँ सरकार अन्य स्कूली शिक्षा के साथ साथ ज्योतिष की शिक्षा भी स्कूलों में दे और सरकार नए नए वैज्ञानिक ज्योतिष के रिसर्चों पर लगाए ताकि यह सही से पता लग जाए किस नक्षत्र के कौन से रतन या धातु है और किस किस नक्षत्र की कौन सी फल और सब्जियां जिन्हें खाकर हमारे शरीर के प्रत्येक रोग चुटकियों में खत्म हो जाए और हम अपनी लगन कुंडली के हिसाब से ही खान पान खाकर जीवन में हर उपलब्धि को सरलता से प्राप्त कर सके। आज के समय में प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग रत्न खरीदना और उस रत्न को अंगूठी में जड़वाना कोई आसान कार्य नहीं है। इसलिए इस समस्या को देखते हुए मैं आपको एडजस्टेबल रत्न पहनने की ही सलाह दूंगा। इसे परिवार का कोई भी सदस्य पहन सकता है और अपनी बाजू या कलाई के साइज
अनुसार एडजस्ट कर सकता है। जब हम अंगुली में पहनने के लिए अंगूठी में रत्न जड़वा कर पहनते हैं, कई बार अंगूठी हाथ की उंगली में इतनी फंस जाती है जिससे उंगली में रोग हो जाता है और अंगूठी निकालने के लिए अंगूठी को कई बार काटना भी पड़ जाता है। अंगूठी पहनने के बाद हाथ को कितना भी धो लो, फिर भी अंगूठी वाले स्थान पर गंदगी रह ही जाती है। वही गंदगी भोजन के साथ खाने में मिलकर हमारे शरीर में भी प्रवेश कर जाती है। लेकिन एडजस्टेबल रत्न में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है। इसे बनवाने और यूज करने की विधि भी सरल है, मैं बता रहा हूँ। जब भी आप कोई भी रत्न खरीदो, उसे अंगूठी में मत जड़वाओ, उसे घड़ी नुमा आकार में जड़वाओ। जैसे आपके सामने मैंने यह ओपल रत्न जड़वा रखा है। सभी रत्नों को चांदी में ही जड़वाना चाहिए ताकि जब भी बेचना पड़े तो चांदी के रेट तो मिल जाए। लोहे और तांबे के वापसी के समय कुछ भी रेट नहीं मिलते हैं। सोने का रेट ज्यादा होता है। चोरी और ठगी होने का भी खतरा सोने में ज्यादा रहता है। रत्न किसी भी धातु में जड़वाए, वह रत्न सेम प्रभाव उत्पन्न करेगा। ये नहीं है कि सोने में जड़वा लिया तो अधिक प्रभाव उत्पन्न करेगा। रत्न का नीचे वाला हिस्सा पूरा खुला होना चाहिए ताकि रत्न का अधिक से अधिक हिस्सा हमारे शरीर से अटैच होता रहे। हमारे शरीर को रत्न का जितना ज्यादा हिस्सा अटैच रहता है, रत्न उतना ही अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है। अगर रत्न का कम हिस्सा हमारे शरीर से अटैच होगा तो हम पर रत्न कम प्रभाव उत्पन्न करेगा। रत्न जितनी देर तक हमारे शरीर से अटैच रहता है तभी तक अपना प्रभाव उत्पन्न करता है। जिस समय रत्न शरीर से अटैच होना बंद हो जाएगा, उसी समय रत्न का प्रभाव हम पर से हट जाएगा और हमारे रत्न पहनने का कोई भी लाभ नहीं होगा। इसलिए रत्न का नीचे वाला हिस्सा ज्यादा से ज्यादा हमारे शरीर से अटैच होना चाहिए। जैसा चित्र में दिखाया गया है, सभी रत्नों को इसी प्रकार से चांदी की धातु में जड़वाए और रत्न के दोनों तरफ ये लास्टिक डालने के कुंडे बनाए गए हैं। ये कम से कम आधा इंची चौड़े जरूर हो ताकि इनमें सही से लास्टिक आ जाए। रत्न को जड़वाने के बाद बाजार से आधा इंच चौड़ा लास्टिक खरीद ले। उस लास्टिक को मापने के लिए अपनी कलाई पर 1.5 गुना घुमाकर माप कर काट ले। अब मापे हुए एक हिस्से को प्लास्टिक से बने इस 8 टाइप आकार के बिच वाले हिस्से में सुई धागे की मदद से सिल ले। अब यह सिलने के बाद आपको ऐसा दिखाई देगा। अब चित्र अनुसार इसे रत्न के कुंडों में से इस प्रकार निकाले जैसे स्कूल के बच्चों की स्कूल बैलेट निकली हुई होती है। अब इस लास्टिक के दूसरे छोर को रत्न के दूसरे कुंडे से सुई धागे के मदद से सिल ले। अब आपका रत्न पहनने के लिए रेडी है। आप इस 8 वाले आकार वाले प्लास्टिक के हिस्से की मदद से अपनी कलाई या बाजू की मोटाई के आकार का करके पहन सकते हैं और जब नहीं पहनने की इच्छा हो तब निकाल भी सकते हैं। यह बाजू बंद की तरह बाजू में पहना जा सकता है, ब्रेसलेट की तरह कलाई में भी पहना जा सकता है। इसे अपनी आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं। मेरे चैनल पर दिखाए गए सभी वीडियो जनता को समर्पित है। इन्हें जो चाहे अपने चैनल पर अपने वीडियो कहकर दिखा सकता है। मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्ति नहीं है। मेरे चैनल के कोई भी वीडियो को यूट्यूब, कोरा, फेसबुक आदि किसी भी चैनल पर अपने वीडियो कहकर दिखा सकता है। मेरा एकमात्र उद्देश्य है यह विधा सबको प्राप्त हो और सब कोई इस विधा को सीखे और लाभ ले। मैं आशा करता हूँ आप सब भी मेरे इस कार्य में मदद करेंगे और सभी लोगों को यह विधा सिखाने और सबके पास पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे ताकि इस विधा हर कोई लाभ ले सके। हमें कौन सा रत्न सुटेबल होता है यह जानकारी हमें सूक्ष्म कुंडली से सही से मिल जाती है। सूक्ष्म कुंडली बनाने की विधि 12 नंबर वीडियो के ए पार्ट में दी गई है। मेरे द्वारा सिखाई गई ज्योतिष के सभी वीडियो में से 12 नंबर वीडियो का ए पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वहां से सूक्ष्म कुंडली बनाना सीखकर अपनी और अपने परिवार के लोगों की
सूक्ष्म कुंडली अवश्य बना ले, क्योंकि सूक्ष्म कुंडली के बिना सही से पता नहीं चलता है ग्रह और नक्षत्र कैसा फल प्रदान कर रहे हैं। इसलिए आप मेरे पास आए हैं तो अपनी सूक्ष्म कुंडली अवश्य बनाए, तभी आपका मेरे पास आना सफल होगा, वरना आपका आना या न आना बराबर है। जय सरस्वती माता की।